ये आकाशवाणी है। समुद्र के पास नाटकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आज प्रस्तुत है श्री मृत्युंजय माइती के बांग्ला नाटक समुद्रेर काछे का ये हिंदी अनुवाद। तो सुनिए नाटक समुद्र के पास। अरे प्रोफेसर बागची, थीसिस ही पढ़ते रहेंगे, क्लास नहीं लेने चलेंगे? अब मेरा तो छठा पीरियड है प्रोफेसर हालदार। अरे कहाँ खोए हुए हैं, ये छठा पीरियड ही तो है प्रोफेसर। अरे हाँ, मुझे पता ही नहीं चला। चलिए प्रोफेसर, आइए आइए। चलिए चलिए, आपके स्टूडेंट शोर मचा रहे होंगे। पढ़ने में इतना डूबा हुआ था, मुझे पता ही नहीं चला बेल कब हो गई। हो जाता है कभी कभी। आतसी, हाँ पलाश्ता, तुम्हें और कोई क्लास तो नहीं लेनी है ना आज? नहीं, और कोई क्लास नहीं लेनी है। बी ऑनर्स की क्लास तो अभी अभी खत्म की है मैंने। तो विमल के यहाँ कब चलना है? जब तुम ले जाओ। अकेली तो जा नहीं पाऊंगी ना। यही तो कहने आया हूँ, आज मैं जा नहीं सकूंगा। क्यों, क्या बात हो गई? भाई ऑनर्स के 3 लड़के घर पर पढ़ने आएंगे, अचानक ही तय हुआ। तुम लोगों का भी जवाब नहीं। कॉलेज में कोर्स पूरा करोगे नहीं, घर पर बुलाओगे पढ़ने के लिए, और फिर अच्छी रकम ऐठोगे ट्यूशन फी के रूप में। इट्स ऑल इन द गेम आतसी। हाँ, विमल को कुछ एडवांस भी तो देना होगा। रुपए लाई हो ना? लाई हूँ। कितने? 500? हाँ, 500 ही लाई हूँ। और देखो, रसीद लेना ना भूलना, समझी? क्या कहा? रसीद? हाँ। अपने दोस्त से रसीद लोगे? देखो भाई, बिजनेस इज बिजनेस। रुपए पैसे के मामले में तो अपने बाप से भी रसीद लेनी चाहिए। अब तुम जो विमल से किताब लिखवाओगी तो वो भी तो किसी बिजनेस के लिए ही ना। किताब का प्रकाशन बिजनेस है कि नहीं ये तुम जानो, लेकिन इतना जरूर है कि बांग्ला ऑनर्स की रैपिड रीडर लिखने का प्रपोजल तो तुम्हारा ही है। मैंने तो कभी सपने में भी अपने नाम से किताब पब्लिश करने की बात नहीं सोची। तुम्हारे पल्ले पढ़कर ये सब करना पड़ रहा है। भला कहीं ऐसा होता है कि किताब लिखे कोई और प्रकाशित हो किसी और के नाम से? अतसी प्लीज। तुम जो भी कहो पलाश्ता, लेकिन मुझे ये उचित नहीं लग रहा। ये सरासर अनएथिकल है। अतसी, तुम्हारे दिमाग से ये एथिक्स के कीड़े कब निकलेंगे, जरा बताना। सच पूछो तो आज के जीवन में रुपए ही बट्टे हैं जिनसे हर चीज की नापतोल होती है। इस बात को याद रखो अतसी कि हम एक नया जीवन स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे बीच किसी तरह के आइडियलिज्म, आदर्श को लेकर कोई विरोध वाली बात नहीं होनी चाहिए। तुम्हें सुखी रखने के मामले में मेरे जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है। जानती हूं। देखो अतसी, गरीबी के बीच प्रेम जिंदा नहीं रह सकता। अच्छा, तो फिर रुपए के बीच ही प्रेम जिंदा रहता है क्या? मालूम नहीं था मुझे, अब मालूम हो गया। अरे नए सिरे से अभी तुम्हें बहुत कुछ मालूम करना होगा, बहुत कुछ सीखना होगा। आज का जमाना नया दर्शन, नई फिलॉसफी का है। नई फिलॉसफी? ये क्या भला है, जरा सुनो तो। ये हैं बैंक्स, फर्म्स, कमर्शियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह वगैरह। ये ही इस जमाने के पूजा घर हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप। और रुपए देवता हैं, देवता। अतसी, इजाजत हो तो एक सिगरेट सुलगा लूं? ग्लैडली। किसी भी सिचुएशन में तुम मैनर्स नहीं भूलते। तभी तो अच्छे लगते हो मुझे। थैंक्स। सुनो, एक बात कहूं पलाश्ता? नाराज तो नहीं होगे? बोलो। अभी थोड़ी देर पहले तुम आदर्श विरोध की बात कर रहे थे ना? हाँ, तो दरअसल बात यह है कि आदर्श विरोध वाली बातें, यानी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, तो सभी पति पत्नियों में होते हैं, वो कोई खास बात नहीं। लेकिन लेकिन क्या? मतलब मीननेस, यानी शुद्रता, वो क्या कहते हैं, हाँ, मन का छोटापन, ये सारी बातें ऐसी हैं
जिन्हें मैं कतई बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मन को बड़ा होना चाहिए, उदार होना चाहिए, मुक्त होना चाहिए। बोले जाओ, सुने जा रहा हूं। मनुष्य से जीवन में भूल होती है, गलतियां होती हैं, लेकिन जो जीवन बड़ा है, महान है, उसकी भूल में भी एक सौंदर्य है, सुगंध है। परंतु जीवन छोटा है, संकीर्ण है, कहीं कोई गलती नहीं, गणित की तरह सारे हिसाब किताब ठीक ठाक, ऐसा जीवन मुझे कतई पसंद नहीं। मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्यों, बात साफ हो गई ना? कोई खास साफ नहीं हुई। नहीं हुई तो मारो गोली। चाय पियोगे? चाय जरूर। अनंत, 2 कप चाय ले आ। जी। और सुन, पलाश्ता की चाय में चीनी कम। जी अच्छा। मैनी थैंक्स अतसी, तुमने तो कमाल कर दिया। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि मैं इस वक्त चाय पीना चाहता हूँ? चेहरे से। यही मेरी फिलॉसफी है। हाँ, नए जमाने की नहीं, हमेशा की। यहाँ रख दो। अतसी, लगता है लेक्चरर्स रूम में इस वक्त कोई नहीं आएगा। सभी लेक्चरर्स क्लास ले रहे हैं। सुनो, इधर आओ, तुम्हें एक चीज दिखाऊं। क्या है? ये देखो। अरे, ये तो मकान का प्लान है। हो, लेकिन मेरी आंखें आजकल इतना डिस्टर्ब कर रही हैं कि क्या बताऊं। छोटे अक्षर तो बिल्कुल पढ़ ही नहीं पाती। तो प्लान फिर। रुको, पेपर वेस्ट रख दूं इस पर। हाँ, देखो आतिशी, इस प्लान को तुम हम दोनों के जीवन का प्लान भी कह सकती हो। हाँ, मैं सच कह रहा हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं अपने सारे काम डिसिप्लिन वे में करता हूं। कब मकान बनवाऊंगा, कितने रुपए लगेंगे, कितने फ्लैट होंगे, इवन कब हमारी संतान होगी, सारी बातें अपने प्लान के मुताबिक ही होंगी। कहीं शादी भी प्लान करके तो नहीं होगी? शादी प्लान करके नहीं होगी भला, ये कैसे कह सकता हूं? किसी और के साथ, मतलब किसी पैसे वाले की लड़की के साथ शादी करने से जो दहेज मिलता, तुम्हारे रिटायर होने तक की कमाई उस रकम से कई गुना ज्यादा होगी। एम आई रॉन्ग? कुछ गलत तो नहीं कह रहा हूं ना? नहीं, ठीक ही है तुम्हारा कहना। और अगर ये किताब चल पड़ी, निश्चित रूप से चलेगी, तो फिर इससे सालाना मिनिमम 10,000 रुपए अपने पास आएंगे। पता नहीं कैसे क्या होगा। मैं कुछ नहीं जानती। तुम्हें कुछ जानने की जरूरत भी नहीं है भाई। जो कुछ जानना है ये प्रोफेसर पलाश जानेगा। भाग्य को मैं हमेशा अपनी मुट्ठी में लिए चलता हूं। भाग्य? वो तो शायद प्रीडेस्टिन्ड है, पहले से ही सब कुछ ठीक ठाक। अतसी, जो बुजदिल है, कावर्ड है, वही इस तरह की बातें करते हैं। कान खोलकर सुन लो, मेरा हिसाब सीधा सा है। हमारी शादी के दूसरे साल ही हम लोगों की टोटल इनकम होगी 36,000 रुपए। ट्यूशन से आएंगे और 5,000। इनमें से इनकम टैक्स, मकान किराया वगैरह वगैरह देने के बाद साल में 30,000 रुपए नेट बचेंगे। 2 साल में यह रकम 60,000 हो जाएगी। यानी 3rd ईयर में ही अपना मकान बनकर तैयार। उसके पहले बच्चे कच्चे कुछ नहीं। हमारी संतान अपनी नई इमारत में ही आएगी। तुम तो बहुत पहले से ही सारा कुछ सोचने लगे हो। मुझसे नहीं होता ऐसा। अच्छा, वो विमल बाबू, यानी उनका मकान ठीक किस जगह पर है, बताना जरा। समंदर के पास ही है। दीघा बस स्टैंड से समझ लो बस 2-3 मिनट का रास्ता है। बालियाड़ी की तरफ है। छोटा सा 1 तल्ला मकान है, अभी तक इनकम्प्लीट है। अच्छा। घुसते ही एक बड़ा सा यूकेलिप्टस नजर आएगा। मकान का कोई नाम है? हाँ, सी व्यू। वैसे विमल को सभी जानते हैं। अच्छा, वो करते क्या है? तुम दोनों तो अपनी स्कूल लाइफ से ही दोस्त हो ना? हाँ, विमल सचमुच ब्रिलियंट स्टूडेंट था। हायर सेकेंडरी में पट्टे ने 4 डिस्टिंक्शन लिए थे। अच्छा? हाँ, और फिर तंदुरुस्ती भी कमाल की थी। क्या चेहरा था, फूल सा खिला हुआ। अच्छा स्पोर्ट्समैन था,
पर वही कुछ सनकी सनकी सा। सनकी सा मतलब? मतलब आइडियलिस्ट, आदर्शवादी, खाने के लाले हैं पर बातें ले लो ढेर सारी। क्या समझी? विमल बाबू लिखते विकते हैं, यही ना? हाँ, मौसा जी मकान बनवाते बनवाते ही चल बसे। विमल और मैं उस समय कलकत्ते के एक मेस में रहकर पढ़ते थे। एक दिन कॉलेज जा रहे थे कि अचानक विमल का बस एक्सीडेंट हो गया। ये तो अच्छा हुआ कि मैं साथ था, इसी कारण वो बच गया, वरना 3 महीने तक मेडिकल कॉलेज में पड़ा रहा। दोनों पैर काटने पड़े। एक होनहार जिंदगी बर्बाद हो गई। सो तो होनी ही थी। विमल हमेशा से ही बड़ा डेस्परेट रहा है। हजारों बार कह चुका कि भाई बस में झूल कर ना जाया कर, किसी दिन संकट में पड़ जाओगे। पर कौन किसकी सुनता है। तो घर बार कैसे चलता होगा अब? कुछ लड़कों को ट्यूशन पढ़ाता है, घर पर ही आते हैं। एक बार कलकत्ते के किसी बड़े पब्लिशर ने कुछ काम दिया था। अंग्रेजी के कुछ उपन्यास थे जिन्हें बांग्ला में अनुवाद करना था। सारी व्यवस्था मैंने ही कर दी थी। बस इसी तरह खींचतान कर किसी तरह घर बार चलाया जा रहा है अपना। अच्छा, तभी रैपिड रीडर के लिए 500 एडवांस देना चाह रहे हो? ना, ऐसी बात नहीं है। उसकी गरीबी से मेरा कोई वास्ता नहीं है। मैं तो ये चाहता हूं कि कम रुपए में अच्छी किताब निकल आए। विमल मेहनत से मुंह चुराने वाला आदमी नहीं है। और फिर उसके अलावा सिर्फ 1,500 रुपए में कोई भी तुम्हें ऐसी किताब लिखकर नहीं देगा। किसी विख्यात अध्यापक ने यदि केवल अपना नाम ही किराए पर दिया तो उसे मिनिमम 5,000 रुपए देने होंगे, और जो किताब लिखेगा वो भी मांगेगा 5,000। कुल मिलाकर 10,000 हुए। लेकिन जहां तक विमल की बात है, सिर्फ 1,500 ही में अपना काम बन जाता है। आखिर इनवैलिड होकर दिन भर घर में पड़ा ही तो रहता है। जी में आया तो इसराज बजाने लगता है। पिछली बार जब उसके घर किताब की बात करने गया तो जानती हो क्या कहा उसने? देख पलाश, तेरी किताब की बात मैंने सुन ली, अब तू मेरा इसराज सुन। सांझ ढलने लगी अरे है। मार गोली इसराज को। तूने मेरी सारी बातें समझ ली है ना? कुल 1,500 रुपए मिलेंगे। क्या बक रहा है तू? इतने सारे रुपए तू अपने पल्ले से देगा? अरे मैं नहीं दूंगा, अतसी देगी। मैंने तेरे बारे में उसे सब कुछ बता दिया है। तू मुसीबत में है, लड़कों को पढ़ाकर किसी तरह से घर बार चलाता है। मुसीबत? कैसी मुसीबत? मैं बिल्कुल ठीक हूं पलाश, मजे में हूं। व्हील चेयर पर बैठा बैठा किताबें पढ़ता रहता हूं, खिड़की से समुद्र देखता हूं, इसराज बजाता हूं। नहीं पलाश, मैं बिल्कुल ठीक हूं, बिल्कुल ठीक। ये एक किस्म का पागलपन है तेरा। इसे जिंदगी नहीं कहते। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि तू जो रुपयों का मगरमच्छ बनता जा रहा है उसे भी जिंदगी नहीं कहते तो? क्या जिंदगी है और क्या नहीं, इस पचड़े में मैं नहीं पड़ता। मैं तो सिर्फ इतना ही जानता हूं कि जिंदगी में रुपया ही असल चीज है। माफ करना पलाश, लगता है जिंदगी के बारे में तेरा कोई कंसेप्शन ही नहीं है। रुपयों को जो परम वस्तु मानते हैं, रुपया ही जिनका ध्यान ज्ञान है, मेरे विचार से वो एनिमल लेवल पर जीते हैं। एनिमल लेवल मतलब? मतलब तेरी समझ में नहीं आएगा। झूठ मूठ प्रोफेसरी कर रहा है और लड़कों का दिमाग चाट रहा है। देख, जीवन में रुपए की जरूरत है जरूर, पर रुपए के लिए जीवन नहीं है। अर्थ नहीं, परमार्थ। और इस परमार्थ की खोज ही जीवन जिज्ञासा है, जीवन का परम प्रश्न है। धत तेरे की, फिजूल की बहस में सारा मूड ही ऑफ हो गया। सोचा था जरा इसराज बजाऊंगा, सांझ ढल रही है, समुद्र की सारी तस्वीर ही कैसी बदलती जा रही है। मगर तूने तो रंग में भंग कर दिया। सच अचरज सा हो रहा है। अरे उसे देखोगी तो और भी ज्यादा अचरज लगेगा। इतना ब्राइट है कि बस कुछ ना पूछो। झूठ मूठ अपनी गलती की वजह से इनवैलिड होकर रह गया। खैर, मैंने तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है उसे। सब कुछ बता दिया? शर्म नहीं आई बताते तुम्हें? शर्म? शर्म किस बात की? प्यार की बातें गुप्त रहे तो उनकी सुंदरता में 4 चांद लगते हैं, पता है? पता है, पर सुनो जो बात कहने जा रहा हूं। उस दिन इनवैलिड विमल ने व्हील चेयर पर बैठे बैठे मेरी धज्जियां उड़ाकर रख दी। उसका अध्ययन, उसका व्यक्तित्व, उसकी पर्सनैलिटी, उसका सरल जीवन दर्शन,
ये सारी बातें उस दिन मुझ पर जैसे हावी सी होती चली गईं और मैं खुद को उसके सामने शून्य, जीरो महसूस करने लगा। मैं इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाया और तब मैंने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर चोट कर दी। कमजोरी पर? यानी? शबरी नाम की एक क्लासमेट को विमल बहुत ही चाहता था, जान से भी ज्यादा। लेकिन अस्पताल में विमल के दोनों पैर कटकर अलग होते ही वो जो उस दिन से गायब हुई तो फिर कभी वापस नहीं आई। इससे विमल को गहरा सदमा पहुंचा। इस लड़ाई में विमल हार गया, लेकिन पलाश को जीत हासिल हुई। क्यों? क्या बात हो गई? क्या सोचने लगी? अरे भाई, जरा इधर तो देखो मेरी तरफ। प्लीज अतसी, पलक तो उठाओ ऊपर। क्या गजब की आंखें हैं तुम्हारी, सच। पलाशदा, किसी का दर्द हर किसी के लिए एक सा नहीं होता। लगता है विमल बाबू कलाकार हैं। जो आदमी समुद्र को निहारता हुआ अपने दिन गुजारता है, खुदी में डूबकर इस राज बजाता है, उसके मन में भी एक असीम समुद्र सोया हुआ होगा। ऐसे आदमी के जीवन में प्यार की पीड़ा बहुत ही गहरी होकर कसकती है। सॉरी अतसी। खैर, तुम्हें भी देर हो रही है। लो, इधर प्लान देखो। हाँ, ये रहा कामन बरामदा और ये ड्राइंग रूम है। और ये बगल में रहा स्टडी रूम और इधर ये बेडरूम है। अतसी, देख रही हो ना? हाँ, ये देखो, ये अटैच्ड बाथ, उसके बाद है किचन और उस तरफ है एंट्री रूम। उधर 2 कमरों वाले 2 फ्लैट हैं। पलाशदा, मकान की फेसिंग किस तरफ है? फेसिंग तो उत्तर की तरफ ही है। कारण? कुछ नहीं, समुद्र की तरफ, मतलब दक्षिण की तरफ नहीं हो सकती क्या? ताज्जुब है, लगता है विमल की तरह तुम्हें भी समुद्र का रोग है। अरे भाई, मकान की फेसिंग अगर चेंज करते हैं तो फिर 2 फ्लैटों के लिए जगह नहीं बचेगी। भाई, ये संभव नहीं। शायद कोई आ रहा है, झटपट प्लान्स में। अरे क्या हुआ? देखो, ओह, बेडरूम का प्लान फट गया। तुम भी बस अजीब आदमी हो, सारा फाड़ कर ही रख दिया। खैर कोई बात नहीं, जोड़ जाड़ कर सब ठीक कर लूंगा। हाँ, चलो अतसी, भाई उठो आप। हाँ। तुम्हें विमल के यहाँ भी तो जाना है, देर हो रही है। हाँ, चलो चलो। अनंत, चाय के पैसे रखे हैं। ये अच्छा। दीघा बस स्टैंड आ गया, उतरिए। हाँ हाँ, जल्दी। दीदी, आपको तो दीघा पर ही उतरना था ना? हाँ। हाँ, तो फिर उतरिए ना, झटपट उतरिए। अच्छा अच्छा। बस स्टैंड से 2-3 मिनट के फासले पर बालियाड़ी की तरफ इनकम्प्लीट मकान, नाम क्या था? हाँ, सी व्यू। वो रहा मकान। कितना सुंदर है। यूकलिप्टस का पेड़। कॉल बेल बजाती हूँ। माँ, कोई आया है, जरा देखना। पलाश के आने की बात है। देखती हूँ विमल। तुम? हाँ, पलाशदा के साथ मेरे आने की बात थी। आओ बेटी, आओ। बस बस रहने दो, प्रणाम करने की जरूरत नहीं है। तुम बांग्ला की लेक्चरर अतसी हो ना? जी हाँ। आपने पहचाना कैसे? अरे वाह, भला पहचानूंगी नहीं। पलाश ने उस दिन तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया हमें। साक्षात लक्ष्मी हो। पलाश के साथ
हाँ जाओ बेटी जाओ, विमल उस कमरे में है। संध्या के समय कहीं बाहर नहीं जाते क्या? अब बाहर क्या जाएगा बेटी, ईश्वर ने इस लायक ही नहीं रखा। दिन भर व्हील चेयर पर बैठा रहता है। हाथ से पैडल करने वाली 3 पहिए की एक साइकिल भी है। बहुत हुआ तो किसी दिन समुद्र किनारे घूम आता है, नहीं तो किताबों में मुंह डाले पड़ा रहता है या इस राज बजाने लगता है। जाओ बेटी, तुम जाओ उस कमरे में जाओ। जी अच्छा। अरे कहाँ की चर्चा ले बैठी माँ, उन्हें जरा बैठने बैठने को तो कहो। नमस्कार। नमस्कार, आइए। पलाश नहीं आया ना? जानता हूं कहीं किसी बिजनेस के मामले में अटक गया होगा। आइए, पहले आपके बिजनेस की बात सुन लो। बिजनेस? हाँ, बिजनेस। पलाश को तो बिजनेस के सिवाय दुनिया की और कोई बात समझ में नहीं आती। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि पलाश 10 पैसे की मूढ़ी खाता तो उसे भी हिसाब के खाते में लिख लिया करता था। एक ब्लेड से कितनी बार शेव की उसे भी। और मैं क्या किया करता था जानती हैं आप? नहीं। जिंदगी भर कोई हिसाब किताब नहीं रखा। हिसाब की बही बिल्कुल कोरी निष्कलंक रही। लेकिन इससे आप ये ना सोचें कि मुझे गणित नहीं आता। गणित में 95 अंक पाए थे मैंने। अच्छा। बस बात वहीं खत्म हो गई। जीवन को मैंने हमेशा गणित के बाहर ही रखा। समझी, आप गणित के अतीत हैं। वाह, चमत्कारपूर्ण शैली है आपकी बात करने की। खूब जमेगी। माँ, जल्दी से चाय ले आओ ना, और थोड़ी मूढ़ी भी लेती है ना 2 जनों के लिए। देखिए, जमने को तो तैयार हूँ, लेकिन डर है कि कहीं बर्फ न बन जाऊं। ना 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 ना, टेम्परेचर बिल्कुल सही पॉइंट पर ही होगा। आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। कमरे में काफी किताबें हैं आपकी। कौन कौन से सब्जेक्ट्स की हैं? किताबें उत्तराधिकार में मिली हैं। अच्छा। खुद भी खरीदता हूं, पर कभी कभी। आपको धूल जमी इन किताबों की दुनिया में साहित्य, इतिहास, दर्शन यानी ओरिएंटल और वेस्टर्न दोनों ही मिलेंगी। जानते हैं आप, पिताजी क्या कहा करते थे? क्या? कहते थे कि पाश्चात्य दर्शन केवल बुद्धि की कसरत मात्र है, इंटेलेक्ट का सर्कस। और भारतीय दर्शन? भारतीय दर्शन ने उस इंटेलेक्ट को यानी बुद्धि की सीमा को पार करना चाहा है, यानी किसी स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में पहुंचना चाहा है। इसलिए भारतीय दार्शनिक पहले योगी हैं, बाद में दार्शनिक। कुछ आया समझ में? कुछ नहीं। चलो अच्छा हुआ, मैंने पिताजी के लिए हुए नोट्स में से जरा सैंपल भर सुनाया है आपको। सच पूछिए तो मैं भी पिताजी की बातों का सिर पैर कुछ नहीं समझ पाया हूं। आप योग वगैरह करते हैं? हाँ जी, राम भजो। लेकिन हाँ, पितृदेव की भाषा में साहित्य, शिल्प, संगीत, इनकी साधना योग के अंतर्गत ही आती है। महान कविता मन के ऊपर जो स्तर होता है ना, उससे निकलती है। अच्छा। कारण इसमें सुप्रामेंटल कॉन्शियसनेस को पकड़ने की चेष्टा है। हा? क्यों, क्या हो गया? अनकॉन्शियस होती जा रही हूँ। अरे वाह, अभी तक हुई तो नहीं ना? वैसे डरने की कोई बात नहीं है, और अगर ऐसा कुछ दिखाई पड़ा तो मैं इस राज सुना दूंगा। खैर, मारिए गोली दर्शन को। अब कुछ वाणिज्यिक बातचीत भी हो जाए। हाँ, वो किताब कितनी बड़ी होगी? अब रैपिड रीडर है, समझ लीजिए ये 5 या 6 फर्मों की। साइज क्या होगा? डबल DMI? हाँ हाँ, बस उसी किस्म की। और क्या? उसी किस्म की? क्या मतलब? ठीक ठीक बताइए ना। अजीब मुसीबत है, ठीक ठीक जानूं तब ना। कमाल है, किताब होगी आपकी और जाने का कोई और। इस तरह का मन लेकर आप पलाश के साथ जुड़ कैसे गईं? ठीक उसी तरह जैसे समुद्र में स्नान करने का अवसर न मिलने पर लोग तालाब में स्नान कर तसल्ली कर लेते हैं। मर्जी से नहीं जुड़ी, संयोग से जुड़ गई हूँ। संयोग? कैसा संयोग? अब एक बार कलकत्ते से आ रही थी, खड़गपुर उतरी, देखा चारों ओर अंधेरा छाया हुआ है।
बसें बंद हो चुकी हैं। अब गांधी जाऊं कैसे? एक समस्या खड़ी हो गई सामने। रात ज्यादा हो चुकी थी, मुझे लगा कुछ बदमाश मेरा पीछा कर रहे हैं। मैं तो बहुत ही डर गई थी। अचानक देखा आपके दोस्त पलाश बाबू एक लॉरी वाले से बातचीत कर रहे हैं। वो भी उसी ट्रेन में कलकत्ते से आए थे। मैंने उन्हें कॉलेज में देखा था, कॉमर्स के लेक्चरर थे, लेकिन नमस्कार के अलावा और कोई खास परिचय नहीं था उनसे। उन्होंने ही उस दिन ट्रक के साथ व्यवस्था कर। अच्छा, तो ये बात हुई। मतलब पलाश ने आपकी रक्षा की। बहुत खूब। बस अब इस घटना पर एक नाटक लिख दीजिए। पलाश गुंडों पर टूट भी पड़ा था क्या? ऐसी कोई बात नहीं हुई थी। होनी चाहिए थी, नाटक ठाठ से जमता। बिल्कुल पिक्चर का मजा आ जाता। हाँ, तो फिर उसके बाद? उसके बाद और क्या बताऊं? मैं ये निवेदन कर रहा था कि ये तो कहानी की शुरुआत हुई। छोटी कहानियों में असली बात तो अंत में जाकर खुलती है। उपसंहार तक कैसे पहुंची, बताइए ना। अभी उपसंहार तक पहुंची कहां हूं, कहानी के बीच में ही हूं। क्यों? पलाश तो बता रहा था कि आप लोग शादी कर रहे हैं, मकान बनवाएंगे टाउन में। सारा कुछ प्लान के मुताबिक ही होगा, यहाँ तक कि बच्चे कच्चे भी। अरे ये सारी बातें भी बता चुके हैं। बहुत आगे की सोच लेते हैं वो। लेकिन ये सारी ना, सारी बातें नहीं बताई उसने। पलाश को भला इन बातों से क्या मतलब? उसकी बातें तो सारी कमर्शियल होती हैं। खैर, आप लोगों की शादी का मामला तो कमर्शियल नहीं है ना? कमर्शियल? हाँ, अपने समाज में शादी ब्याह का मामला कुछ हद तक कमर्शियल ही है। एक तरह का व्यवसाय है। रुपए पैसे मिलते हैं, गहने वगैरह प्राप्त होते हैं, चमकदार फर्नीचर का अंबार लग जाता है। और लड़की वो एक कॉमोडिटी होती है, जिसके स्टैंडर्ड के मुताबिक दाम बढ़ते हैं, घटते हैं। लड़कों के बाप मगरमच्छ से कम नहीं होते। अच्छा, बता सकती हैं आप, शादी ब्याह के मामले में ऐसी बर्बर व्यवस्था का अंत कब होगा? जब आपकी तरह यंग मेंस का दल आगे बढ़कर मैदान में आएगा, तभी ये संभव होगा। आप भी अजीब बात करती हैं। अरे भाई, मैं तो अपाहिज इनवैलिड हूं, चलकर आगे बढ़ने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, चलकर न सही, व्हील चेयर पर बैठे बैठे ही आगे बढ़िए। बात तो आगे बढ़ने की है। अब आप पैदल चलकर बढ़ेंगे या साइकिल पर, ये कोई खास बात नहीं है। लीजिए, आगे बढ़ गया। आप इस तरफ आ जाइए। खिड़की से जरा बाहर की ओर नजर डालिए। समुद्र पर सांझ की शांत धूप उतरती आ रही है। सच, मेरे दिन गुजर जाते हैं इस समुद्र को देखते देखते। इसका कोई अंत नजर नहीं आता। पेड़ों की कतारों के ऊपर दिखाई पड़ रहा है अंतहीन समुद्र। मछुए अपनी नावों में दिन भर की फसल लेकर घर लौट रहे हैं। अब वो आसपास के अपने गांव चले जाएंगे। उसके बाद गहरे अंधेरे में सारा समुद्र, सारे रेतीले किनारे, सारा बालियाड़ी तस्वीरों में बदल जाएगा। मुझे तो कहीं कोई यात्रा नहीं करनी है और नहीं घर लौटना है। मुझे तो सिर्फ व्हील चेयर पर बैठे बैठे जिंदगी भर समुद्र को ही देखना है। मेरे लिए इतना ही बहुत है। ईश्वर ने दोनों आंखें सही सलामत रखी हैं इन्हें देखने के लिए। तभी तो मैं स्वर्ग के ऐसे अप्रतिम दृश्य अपनी दोनों आंखों से जी भर कर देखता रहता हूं। यही आपकी फसलें हैं विमल बाबू, दिन भर की श्रेष्ठ फसलें। ऐसी सोने की फसलें सचमुच दुर्लभ हैं। भाई, ये रही तुम दोनों की चाय। क्या बातें हो रही हैं तब से? बस ऐसे ही माँ। अरे, चूल्हे की आंच तो खाली जा रही है। तुम चाय पियो, मैं चली। कहाँ किताब की बात करने आई थी और करने लगी समुद्र की बातें। सुनिए जी, 500 रुपए एडवांस के दिए जा रही हूँ। किताब मतलब मैन्यूस्क्रिप्ट मार्च के अंत तक चाहिए। और हाँ, एक छोटी सी भूमिका में किताब का वक्तव्य, उसकी विशेषता आदि लिख दीजिएगा। और जो जो लिखाई पूरी होती जाएगी स्क्रिप्ट भिजवाते रहिएगा।
पलाश्ता का एक छात्र यहीं कहीं दीघा के नजदीक ही रहता है। हाँ हाँ मालूम है, वो बसंत बर्मन पास ही रहता है। हाँ हाँ, वो ही आकर ले जाया करेगा। तो मैं समझती हूँ सारी बातें हो चुकी, अब कहने को कुछ बाकी नहीं रहा। क्यों? ठहरिए, बाकी है। क्या? 1 मिनट। क्या लिख रहे हैं आप? 500 रुपए एडवांस के दिया आपने, लीजिए, ये उसकी रसीद। रेवेन्यू स्टैंप नहीं है लेकिन। रसीद? रेवेन्यू स्टैंप? मतलब बिजनेस की सारी शर्तें तो आपको माननी होंगी। अभी आप पलाश को ठीक से समझ नहीं पाई हैं, उसका सारा काम पक्का होता है। मान लीजिए अचानक में मर गया तब। देखिए, मौत की बात न कहिए आप, मुझे अच्छा नहीं लगता सुनने में। सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता तुसी। हम सभी जीवन में मौत को ढो जा रहे हैं। न जाने कितनी तरह की मौतें होती हैं, हर रोज, हर क्षण, हर पल। मैं समझती हूँ। क्या समझती हैं आप? मुझे पलाशदा ने आपके और शबरी के बारे में। ओह माय गॉड! उसी मौत को ढोए जा रहे हैं ना आप? शबरी का दूसरा नाम रात है और रात का दूसरा नाम है मौत, डेथ ऑफ लाइट। नहीं, इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। यही ईश्वर के जागने का प्राक मुहूर्त है। बर्थ ऑफ डिवाइन लाइट, ईश्वरीय आलोक का आविर्भाव। आश्चर्य! किसकी कविता है ये? श्री अरविंद के सावित्री महाकाव्य की प्रथम पंक्ति है। इट वॉज द आवर बिफोर गॉड्स अवेक। कितनी अद्भुत पंक्ति है ये। शब्द भी ब्रह्म होकर उभरता है। ऐसा लगता है जैसे ये कोई ग्रीक ट्रेजेडी का उद्बोधन हो। सचत से तुम्हारे अंदर जो इतनी संपदा है, इतना सौंदर्य है, इतनी गहराई है, शुरू में तुमसे बातें करके मैं ठीक ठाक समझ नहीं पाया था। नहीं विमलदा, मैं तो बहुत ही मामूली लड़की हूँ। नहीं अतसी, तुम साधारण लड़की नहीं हो। अच्छा बताना, घर कहाँ था तुम्हारा पहले? जिला हुगली में, लेकिन परवरिश कलकत्ते में हुई। बचपन ज्यादातर बंगाल के बाहर ही बीता। पिताजी क्या करते थे? विमलदा, बहुत रात हो जाएगी लौटने में। अच्छा तो फिर बात पक्की रही। मार्च महीने के अंतिम रविवार को मैन्युस्क्रिप्ट का बाकी हिस्सा ले जाऊंगी और बकाया 1000 रुपये दे जाऊंगी। एक और बात विमलदा, अब किताब सिर्फ मेरे नाम से होगी, ये कुछ अच्छा नहीं लग रहा मुझे, और फिर ये उचित भी नहीं है। इस बारे में मैंने पलाश्ता से भी बात की थी, लेकिन पलाश्ता का कहना है कि हमें बिजनेस साइड भी देखनी है। पलाश ने ठीक ही कहा है, बिजनेस साइड देखना भी जरूरी है। अच्छा विमलदा, अगर दोनों के ही नाम रहे, आपका और मेरा, कोई एतराज है? सोचूंगा। इधर उधर लिखता जरूर हूं, लेकिन जीवन में कभी किताब निकलेगी ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। स्ट्रॉ लेखन इधर उधर बिखरे हुए हैं जिनका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन संकलन की कीमत होती है। तुम पलाश की परमिशन लो पहले, उसकी बातों पर चलना ही उचित है। अच्छा तो चलती हूँ अब। अच्छा, थोड़ी दूर साथ दीजिए ना, आपका घूमना भी हो जाएगा। तब तो 3 पहिए की साइकिल निकालनी होगी। घर में काम करने वाला आदमी भी इस वक्त नहीं है। क्यों, मैं नहीं हूँ? चलिए उठिए, मैं निकालती हूँ। मौसी को बता भी आती हूँ। अच्छा, मजा आ गया। मौसी नक्शे वाली पकौड़ियाँ तल रही थी। प्लेट में 2 दे दी मुझे उन्होंने। खा कर आ रही हूँ, बड़ी अच्छी लगी मुझे। बचपना नहीं गया तुम्हारा। क्या चीज अच्छी लगी, माँ का प्लेट में देना या पकौड़ियाँ? दोनों ही। माँ ने कुछ कहा? हाँ, बहुत कुछ। हाँ, मेरे एक्सीडेंट की कहानी सुनाई होगी। नहीं तो लगता है सुननी ही पड़ेगी कहानी। फिर जब आऊंगी ना
तो सुनूंगी। कहानी लेकिन ट्रेजिक है। सो तो होगी ही। निश्चित रूप से ग्रीक ट्रेजेडी के आसपास वाली हूँ, क्यों? आखिर निकाल ही ली तुमने 3 पहियों की साइकिल। फिर करती भी क्या? 4 पहिए की साइकिल जो नहीं होती तभी। तुम्हारी बातों का जवाब नहीं। पलाश भी समझ पाता है कुछ। हर किसी से ऐसी बातें नहीं करती। फायदा भी क्या, हर किसी से इतराज भी तो एक सा नहीं बचता। ठीक कहती हो। एक ही गीत हर किसी के गले से एक सा नहीं निकलता। ओ हाँ, याद आया, तुम तो रविंद्र संगीत भी जानती हो। अरे बाबा, आपको किसने बताया? पलाश ने। उसे वो गीत बराबर सुनाती रहना। कौन सा? वही ताशेर देश वाला, जाऊंगा मैं जाऊंगा, अजी वाणिज्य मैं जाऊंगा ही। बाबा, क्या बात है। पर वाणिज्य में तो वो जाएंगे जरूर ही। खैर, वाणिज्यिक समझ तो मुझ में भी कुछ कुछ है। अच्छा? उधर देखो, उस तरफ 2 कमरे के एक फ्लैट की व्यवस्था है। सिर्फ खिड़कियां लगवानी होगी, बिल्कुल सेपरेट है। उधर की दीवार तोड़कर गेट लगवा दूंगा। फिर देखना, दीघा बस स्टैंड बिल्कुल नजदीक हो जाएगा। तुम्हें बालियाड़ी का चक्कर काटकर आना पड़ा था ना, तब ऐसी बात नहीं होगी, और भी नजदीक हो जाएगा। मतलब जैसे समुद्र दूर की दुनिया है, ये होगी नजदीक की दुनिया। गेट से निकलते ही कांथी, खड़गपुर, कलकत्ता जाने की बसें मिलेंगी, और ये सब तुम्हारे रुपयों से होगा। अरे, मैंने तो इस पर ध्यान ही नहीं दिया था। दीघा घूमने के लिए जो आते हैं, उनमें से बहुतेरे मकान की तलाश करते हैं। मैं किराया कम लूंगा। समझ लो, 2 कमरे वाले फ्लैट का किराया पर डे अगर 10 रुपए भी हो, तो महीने के हुए 300। देखो ना, फिर भी लोगों का कहना है कि मैं व्यवसाय नहीं समझता। अरे बाप रे, आप तो एक कदम और आगे निकले। अच्छा, 3 लड़कों को पढ़ाकर कितने पैसे मिलते हैं आपको? 100 रुपए। इनमें से एक से मैं कुछ नहीं लेता, बहुत ही गरीब है बेचारा। और लेखन कार्य से? ज्यादातर अखबारों में मुफ्त ही लिखता हूं। हाँ, एक अंग्रेजी उपन्यास के अनुवाद से 2000 रुपए मिले थे। उनमें से पलाश को, मतलब उसी के जरिए ये काम मिला था। कलकत्ते से पुस्तक भी उसी ने लाकर दी थी, इसीलिए उसका भी कुछ शेयर। शेयर? कैसा शेयर? नहीं नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तब भी लो, हम लोग समुद्र के पास आ गए। देखो, झाऊ के उन पेड़ों के बीच से समुद्र के पास पहुंचने के लिए एक संकरी पगडंडी चली गई है। मैं अपनी 3 पहिए की साइकिल यहां छोड़कर बैसाखी के सहारे धीरे धीरे वहां पहुंचकर जा बैठता हूं। इस पगडंडी को सभी नहीं जानते, बहुत ही एकांत जगह है। फिर समुद्र की ओर देखता हुआ कुछ क्षणों तक चुपचाप बैठा रहता हूं। हर पल रंग बदलता रहता है। ये समुद्र, ये अंधेरा, ये सीमाहीन उदार विस्तार, ये सारे कुछ मुझे एक अतीन्द्रिय जगत में ले जाते हैं। अचरज की बात है, मन में तरह तरह के प्रश्न जागते हैं। ये मैं कौन है? कौन सुन रहा है ईश्वर के इस महाकाव्य का गीत? वो क्या विमल नाम का पंगु आदमी है, या उसके अंदर जो निवास करते हैं वो हैं? सच, उस समय ऐसा लगता है जैसे सारे प्रश्न, सारी जिज्ञासाएं, सारी भावनाएं एक समुद्र के पास आकर महान हो गई हैं, और उसी का नाम ईश्वर है। ईश्वर को प्राप्त कर क्या होता है? आनंद प्राप्त होता है, उदार, गहरा, नीरव, सीमाहीन आनंद।
हो सकता है इसी आनंद का दूसरा नाम ईश्वर हो। ये दीघा बस स्टैंड है। काथी जाने की बस खड़ी है, चढ़ जाइए। समझी, आप तो जैसे जल्द से जल्द भगाना चाहते हैं मुझे। खैर, 27 मार्च को आ रही हूँ, बाकी मैन्युस्क्रिप्ट लेती जाऊंगी। क्यों, ठीक है ना? हाँ, याद रहे भूमिका जरूर लिख दीजिएगा। हाँ हाँ जरूर, लेकिन पलाश को साथ लेती है ना, कॉन्ट्रैक्ट की लिखा पढ़ी भी तो करनी है। अच्छा। महीने का आखिर है अच्छी, 1000 रुपए इकट्ठा करने में कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें? बैंक से निकाले हैं। विमल आज हमें मैन्युस्क्रिप्ट की लास्ट इंस्टॉलमेंट देगा। पहले वाली कैसी है? तुमने तो देखी है, किताब सचमुच अच्छी होगी। तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते, किताब में तुम्हारे और मेरे दोनों के नाम ही रहे। क्यों? लिखने वाले विमलदा हैं, उनका नाम रहना ही ठीक है। लेकिन विमल को तो 1500 रुपए मिल ही रहे हैं। हालांकि किताब के पब्लिकेशन से शुरू कर कॉलेजों में लगवाना, ये सारे काम मुझे ही तो करने होंगे। कॉलेज टीचर्स यूनियन में मेरा इन्फ्लुएंस ही काम आएगा। मेरा नाम रहने से किताब की कमर्शियल वैल्यू बढ़ जाती है, तभी कह रहा हूं, वरना मुझे क्या गरज है कहने की। खैर, बाद में बताऊंगी। लो, पहुंच गए। हाँ। अरे वाह, दीवार तोड़कर गेट भी लग गया। मकान में रंग भी नया करवाया गया है। अरे, उधर का फ्लैट भी कंप्लीट। बहुत खूब, कितना सुंदर लग रहा है सारा मकान। इस कमरे में आजा पलाश। आ रहा हूं विमल। अच्छी, तुम भी चली आओ। हाँ हाँ। आओ बैठो, आओ। भाई बहुत कम समय लेकर आए हैं, अगली बस से ही वापस जाना है। किताब पूरी हो गई ना? देख रही हो अच्छी, आने की देर नहीं हुई और अभी से जाने की रट लगाने लगा। अरे भाई, ऐसी भी क्या बात है, रुपए बर्बाद हो जाएंगे क्या? नहीं यार, मकान बनवा रहा हूं ना, म्यूनिसिपैलिटी के इंजीनियर के साथ कुछ जरूरी बातचीत करनी है। रविवार के अलावा और किसी दिन संभव ही नहीं। आज 7 बजे वो लोग आएंगे। विमलदा, भूमिका लिख दी है ना? लिख दी है। एक बार पढ़कर देख लेना ठीक है या नहीं। ये लो। अरे अतसी, ऐनक कब से ले ली तुमने? लगता है काफी पावर है। ये प्लस है या माइनस? प्लस। नजदीक की चीज देखने में तकलीफ हो रही थी। सामने रहता कोई और देखती किसी और को। और दूर की चीज? दूर की चीज ठीक देख पाती थी, बस यही 19-20 का फर्क रहता था। अरे वाह, लगता है तुम ऋषि बन बैठी हो। वो कैसे? ऋषियों का कहना है कि नजदीक की चीज नजर नहीं आती। देखा सी, मैंने कहा था ना कि विमल जीनियस है। हमारे ग्रुप में यही सिरमौर था, लेकिन हाय रे किस्मत, बेचारे को इनवैलिड बनाकर रख दिया। इनवैलिड होकर भी ये ज्यादा वैलिड है पलाशदा। अच्छे रहने पर, पलाशदा की तरह स्वस्थ रहने पर भला कौन सा ऐसा तीर मार लेते। और मैं तो समझती हूँ कि इनके जीवन के लिए ये एक किस्म का अभिशाप होते हुए भी वरदान है। प्रतिभा इन सब शारीरिक बाधाओं की परवाह नहीं करती। क्यों पलाश, क्या सुन रहा है ये सब? लगता है बसंत में तेरा सिर्फ खिलना भरी सार्थक रहा। मालूम होता है तू मेरा प्रतिद्वंद्वी बनता जा रहा है। चल अब जल्दी कर। आतसी, रुपए तो दो। रसीद लेकर लाई हो ना? वो तो नहीं लाई?
ओफो, तुम्हें तो किसी बात का ध्यान ही नहीं रहता। रुपए गिन लीजिए विमलदा, सभी 50 के नोट हैं। तुमने गिने नहीं है क्या? भाई रुपए पैसे हमेशा गिनकर ही लेने चाहिए। जरूर। अतिशी तुमने... अरे विमल, तू भी तो गिनेगा ना? ओहो, चीख क्यों रहा है? अतिशी ने गिन लिए हैं, बस ठीक है। मैं तो गिन कर ही लाई हूँ। बस रख दो उस टेबल पर। अच्छा। अतिशी, तुम्हारे पहले के 500 रुपए बहुत काम आए। अपना फ्लैट कंप्लीट हो गया। बहुत ही ये तो अच्छा। बहुत अच्छा हुआ। 2-4 दिनों के लिए दे सकोगे ना? 2-4 दिन क्यों? अरे जितने दिन के लिए चाहिए ले सकते हो। फ्लैट का किराया क्या रखा है? किराया? किसका किराया? यार सोचता हूँ शादी के बाद 4-5 दिन दीघा में रहेंगे। नींद आएगी तुम्हें? हाँ, ये भी एक बात है। समुद्र के पास काफी गर्जन वर्जन रहेगा, नींद आनी मुश्किल है। स्रोत रहने से ही आवाज उभरती है। ज्वार आने पर तो किनारे की सारी जमीनें डूब जाती हैं। छोटे तालाबों के मामले में ऐसी बात नहीं है। सिर्फ पानी कभी कभी सड़ जाता है, बदबू आने लगती है, बस इतना भर होता है। लेकिन खतरे से तो दूर रहते हैं ना, नाव उलट कर डूबने का भय नहीं रहता। फिर भी उन्मत्त सागर को पार करने में जो आनंद है वो क्या कुछ कम है? भाई वाह, ये नहले पर दहला खूब रहा। पलाश भी आजकल उपमाओं में बातें करने लगा है। भाई अतिशी के हाथों में सचमुच चमत्कार है। अरे जरा हम दोनों को चाय वाय तो पिलाओ। माँ की तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है। अरे तब से बताया क्यों नहीं आपने? अभी लाती हूँ चाय। मौसी। अरे अतिशी, आ बैठ। आप हटिए मौसी, पूड़ियाँ मैं तल देती हूँ। सुना आपकी तबीयत ठीक नहीं है और फिर भी आप... तुम लोग जो आने वाले थे उस दिन तो तू बेटी सिर्फ चाय पीकर ही चली गई। पलाश को पूड़ियाँ बहुत पसंद हैं। होंगी पसंद। आप इधर यहाँ मोड़े पे बैठिए। बैठिए बैठिए। हाँ, ऐसे। अरे मौसी, मुझे विमलदा के एक्सीडेंट की बात बताइए। कैसे? बेटी वो क्या हुआ था? बेटी देखिए मौसी, कुछ छिपाइएगा नहीं मुझसे। बात ऐसी हुई थी, ये दोनों एक ही मेस में रहकर पढ़ते थे। हाँ, ये तो सुन चुकी हूँ। सुबह यही 10:30 बजे इनकी क्लास थी। अब तुम जानो उस समय दफ्तर वालों की भीड़ रहती है। बस में काफी भीड़ थी। दोनों ही बस में साथ साथ झूलते हुए जा रहे थे। बस अपनी रफ्तार में जा रही थी कि अचानक एक दूसरी बस उल्टी दिशा से तेजी के साथ ओवरटेक करती हुई उड़ी चली आ रही थी। विमल ने देखा वो बस पलाश को धक्का मारने ही वाली है। अगर धक्का लगता तो पलाश निश्चित रूप से बस के नीचे आ जाता। विमल ने उसे बचाने के लिए पलाश को जोर से धक्का दिया। पलाश छिटक कर दूर जा गिरा, लेकिन विमल अपने को संभाल नहीं पाया और उसी बस के नीचे... नहीं बेटी, नहीं, 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 अब उन बातों की याद न दिला। 3 महीने अस्पताल में गुजारे। सारे रुपए, मतलब में मकान बनवाने के बाद बैंक में जो कुछ भी बचा खुचा था, यहाँ तक कि मेरे गहने वगैरह भी। फिर भी बेटी, उस परमपिता परमात्मा का लाख लाख धन्यवाद है। इसने मेरे बेटे को जिंदा लौटा तो दिया। मेरे लिए इतना ही बहुत है, बहुत है, इतना ही। हाँ। पलास्ता को कुछ नहीं हुआ था, इधर उधर थोड़ी बहुत चोट लगी थी। तो पलास्ता को बचाने में विमलदा की ये हालत हुई। कौन किसको बचाता है बेटी, सभी ईश्वर की इच्छा है। अब चाय का पानी रखो। तू रहने दे बेटी, रहने दे। तू भी जा उनसे बातचीत कर। मौसी, मैं सब कुछ लेकर अभी आती हूँ। जा बेटी, जा जा जा। अच्छा। पलाश, ऐसा कर, तू इन रुपयों में से अपने कमीशन के 150 रुपए निकाल ले। मतलब किताब में तेरा नाम? अरे भाई, यह मतलब की क्या जरूरत है? किताब के लिए मिल तो रहे हैं 1,500। 10% कमीशन के हिसाब से 150 रुपए हुए ना। ठीक है, लिए ले रहा हूं।
लेकिन देख, ये सब अतसी को ना बताना, और किताब में मेरा नाम ही जाएगा। अरे यार, जो तू चाहता है वही होगा। भला इसमें कहने सुनने की क्या बात है? बात है, किताब जिनकी लिखी हुई है उन्हें उनके अधिकार से वंचित करना अन्याय है, अनएथिकल। ओफो, फिर तुम पर एथिक्स का भूत सवार हो गया। अतसी, तुम ये समझती क्यों नहीं कि आज के समाज में एथिक मानकर चलना बहुत ही मुश्किल है, असंभव, इम्पॉसिबल। क्यों आपस में बहस खड़ी कर रही हो अतसी? अरे भाई, मुझे तो रुपए मिल ही चुके हैं, भला नाम में क्या रखा है? ना रहे, मुझे कोई एतराज नहीं है। तुम दोनों नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हो, किताब में तुम दोनों अपने ही नाम रहने दो। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग जीवन में सुखी रहो। एक जरा सी बात को लेकर आपस में विरोध पैदा करना ठीक नहीं है। जरा सी बात? ठीक कहते हैं आप। दुनिया की सारी बातें जरा सी हैं। किसी को बचाने में खुद मौत के मुंह में चले जाना, ये भी एक बहुत मामूली सी बात है। अतसी, अरे भाई बच्चों, ये लो, ये गरम गरम पूरी आ गई हैं। अरे तू खाना शुरू कर दे पलाश। अरे मैं यहाँ- और लाती हूँ, और लाती हूँ। खाओ खाओ खाओ। यहाँ तो सभी गर्म है माँ, रेत है ना, गर्मी में तप कर। फिर भी समुद्र के पास तो है। हवा के क्या कहने। बस अब देर न करो अतसी। वाह वाह, आलू की सब्जी तो लाजवाब बनी है। ये इस घर का टिपिकल खाना है। देखो, 6 बजे बस है, सिर्फ 10 मिनट रह गए। बस मेरा तो तुम खत्म ही समझो। पर विमलदा, तुमने तो मेरी तो ये शुरुआत ही है। तुम लोग चले जाओ, मैं धीरे धीरे खाता रहूंगा, अच्छी कविता पढ़ने की तरह, आहिस्ता आहिस्ता। तू खाता रहे जब तक तेरा जी चाहे। हम लोग तो चलते हैं। आओ अतसी। पलाशदा, तुम चलो, मैं अभी आई। मौसी से एक बात कहनी है मुझे। अच्छा, जल्दी आना। अतसी, वो रही लेडी सीट, बैठ जाओ। बैठती हूँ। क्या बात है, कुछ खोई खोई सी लग रही हो। अच्छा, वो भूमिका पढ़ ली है ना? अगर कुछ चेंज वेंज करना पड़ा तो? नहीं पढ़ी। नहीं पढ़ी? रसोई में मौसी के पास बैठकर इतनी देर गप्पे मारने की भला क्या जरूरत थी? उतनी देर में भूमिका पढ़ ली होती। झूठ मूठ समय की बर्बादी की। टाइम इज मनी, समझी? समय को कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए। खैर, भूमिका पढ़ डालो। पलाशदा, क्यों? क्या हो गया? वो खड़ी क्यों हो गई? ऐनक तो विमलदा के कमरे में छोड़ आई। बड़ी गलती हो गई। अरे बस छूट रही है, क्या करना है जल्दी सोचो। मैं उतर जाती हूँ। हाँ, इसके बाद वाली बस में आ जाऊंगी। तुम चले जाओ पलाशदा, तुम्हारा तो किसी के साथ अपॉइंटमेंट है ना? चला जाऊं? हाँ हाँ, जरूर जाओ। मैं उतर जाती हूँ। अच्छा, आपको उतरना है दीदी? हाँ, उतर रही हूँ। अरे ड्राइवर, एक मिनट। अरे अतसी, हाँ, वापस आ गई विमलदा। ऐनक छूट गई मेरी यहाँ। आओ बैठो। अरे, तुमने तो कुछ भी नहीं खाया, क्या सोच रहे थे इतना? कुछ नहीं। मैं जानती हूँ तुम क्या सोच रहे थे। सोच रहा था, ऐनक के बिना तुम नजदीक की चीज अच्छी तरह से देख नहीं सकती। और अब ऐनक लेने के बाद दूर की, नजदीक की सभी चीजें अच्छी तरह देख लेती हूँ। शबरी जिस चीज को देख न सकी, या उसकी तरह दूसरी भी जिन्हें देखना नहीं आता,
उन पर मुझे खैर, सुनो, किताब में केवल तुम्हारा नाम रहेगा। सिर्फ मेरा नाम? छी अतसीब, कैसी बातें करती हो? पलाश नाराज हो जाएगा। हो जाए नाराज। सारा कुछ धुंधला सा लग रहा है। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है। मैं समझता हूं अतसी, तुम शायद गलती कर रही हो। नहीं, गलती नहीं कर रही हूं, लेकिन करने जा रही थी। अतसी, बाहर क्या देख रही हो? लगता है इस समय ज्वार आया हुआ है। जानती हो, ज्वार के पहले समुद्र शांत हो जाता है। ठीक ही तो है। अनेक आघातों को सहने के लिए कोई सहारा तो चाहिए ही। जरा इस राज सुनना चाहती हूँ। अब सुर में बंधा है ना? पता नहीं, पर बत्ती नहीं जलाऊंगी। ओ, अंधेरे में ही सुनोगी? कौन सी लाइन है वो? हाँ, याद आ गई। इट वॉज द आवर बिफोर द गॉड्स अवेक। हाँ, अंधेरे में ही सुनूंगी। बागीचे में घास की पत्तियां जिस तरह कान लगाकर समुद्र का गीत सुनती हैं, ठीक उसी तरह, बिल्कुल उसी तरह, चुपचाप। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। समुद्र के पास। अभी आपने श्री मृत्युंजय माइती के बांग्ला नाटक समुद्रेर काछे का ये हिंदी अनुवाद सुना। हिंदी अनुवादक थे श्री दीप नारायण मिठोलिया। इसके निर्देशक थे सत्येंद्र शरत। प्रस्तुतिकरण सहायक थे महफूज हसन और तकनीकी सहायिका वीणा भारद्वाज। नाटक में भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री सुरेंद्र सेठी, नीरज शर्मा, कमला कुमारी चोपड़ा, ओपी राय, कीमतीलाल चड्ढा और वीना होरा। ये नाटक केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।